चुनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विपक्ष के लोग कभी डराने का काम नहीं करते हैं, सच और सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। उसमें गरीब वर्ग के लोग हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसमें आदिवासी हैं, दलित समाज के लोग हैं। उसमें आपने आधार अलग कर दिया, आपने जो ईपिक अपने ही जारी किया था उसको भी अलग कर दिया। चूँकि अमित शाह के वो सेक्रेटरी रहे हुए हैं ज्ञानेश गुप्ता जी, जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 65 लाख लोगों का नाम आपने काट दिया। आदाब नमस्कार। हम लोग बिहार में हैं और बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार की जो इस बार इलेक्शन आने वाला है 2025 का विधानसभा, उसमें वो किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करने वाले हैं और जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर के कर रहे हैं, उससे लोगों पर कितना फ़र्क पड़ेगा। क्या ये 2025 के विधानसभा चुनाव में कामयाब हो पाएंगे या पिछली बार की तरह फिर ठीक रहा ईवीएम या किसी और तरह से ये फोड़ेंगे। ये सारी बातें जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यही है कि वोटर अधिकार यात्रा आपकी चल रही है, 2025 का इलेक्शन आने वाला, इस यात्रा से कितना फ़र्क पड़ेगा लोगों पर। देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है इंडिया महागठबंधन की ओर से, उसमें तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी या इंडिया महागठबंधन के सभी नेता एक साथ चल रहे हैं। 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुआ है और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगा। जिस तरह से बिहार में SIR के नाम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग को माध्यम बना करके राजनीति कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 65 लाख लोगों का नाम आपने काट दिया और जो बिहार से उनको सूचना मिली कि जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है उसमें तेजस्वी जी को बढ़त है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। RSS के इस सर्वेक्षण के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी हो गई, घबराहट हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बनाने का काम किया और जल्द से जल्द SIR के लिए जो चुनाव आयोग, चूँकि अमित शाह के वो सेक्रेटरी रहे हुए हैं ज्ञानेश गुप्ता जी, जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो जो अमित शाह कहते हैं वही काम करते हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशन के बाद 24 जून को एकाएक अधिसूचना जारी कर दिया गया कि बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन किया जाएगा और गहन विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए जाएंगे। किसी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए गए और आज स्थिति यह है कि 65 लाख लोगों के नाम तो काट दिए गए और 75 लाख लोग पाइपलाइन में खड़े हैं। उनको अब डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में जमा करवाना है और डॉक्यूमेंट्स में पहले जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी टिप्पणी थी कि आप अगर हमसे भी मांगेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। उसमें आपने आधार अलग कर दिया, आपने जो ईपिक अपने ही जारी किया था उसको भी अलग कर दिया, आपने उसमें राशन कार्ड नहीं लेने की बात कही, उसमें जो बातें आपने कही वो जो उपलब्ध था हर व्यक्ति के हाथ में उसको आपने रोक दिया और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें NPR का एक डॉक्यूमेंट्स आपने मांगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या देश में या बिहार में या राज्य के किसी हिस्से में ये NPR के कार्य हुए हैं क्या? जब आप जनगणना के कार्य करा ही नहीं तो NPR कहाँ से आ सकता है। और जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिखा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और सत्तारूढ़ दल को फ़ायदा पहुंचाने के नीयत से किए गए और जो वोटर्स लिस्ट से नाम हटाए गए हैं उसमें गरीब वर्ग के लोग हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसमें आदिवासी हैं, दलित समाज के लोग हैं। बीजेपी वाले, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर मर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, 3 करोड़ लोग प्रदेश से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। आपने बिहार में पलायन की स्थिति को बढ़ावा दिया। अब पलायन के कारण अपने परिवार के लोगों के भरण पोषण के लिए कोई दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में है, कहीं भी है। आपने स्वयं कहा था कि देश के किसी भी हिस्से में आप रहिए, लेकिन वोट रिवीजन के कार्यों में चूँकि आप सबको पता है
कि जो वोटर्स होते हैं वो वोट डालने के लिए जब चुनाव का समय होता है अपने गांव आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। जब उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो गांव और घर कैसे आएंगे। और ये सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मामला नहीं है, मामला इसमें है आपके सिटीजनशिप का, आपके नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किए यही तो जाएंगे। विपक्ष डरा रहा है लोगों को। लगातार बीजेपी यही कह रही है कि ये विपक्ष डराता है। एनआरसी के मुद्दे पर ऐसे डराया लोगों को, और आप ये एसआईआर के मुद्दे पर ऐसे ही कर रहे हैं। किसानों को आपने उकसाया, जितने विपक्ष वाले लोग हैं, तो यही लगातार बीजेपी और सत्ता वाले लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग कभी डराने का काम नहीं करते हैं, सच और सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। और आपने भी सुना होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स में जो मांगे जा रहे हैं ये तो नागरिकता का मामला आता है, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि मैं नागरिक होने का प्रमाण इसलिए मांग रहा हूं कि जो नागरिक होंगे वही वोटर्स हो सकते हैं। तब चुनाव आयोग जो बात हम लोग कह रहे थे उसको चुनाव आयोग ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने स्वीकार किया। तो ये कहाँ हम लोग बरगला रहे हैं, हम लोग कहाँ किसानों को कभी भड़काए। किसानों को आपने किन किन शब्दों से अलंकृत किया, उनको आतंकवादी कहा, उनको खलिस्तानी कहा, उनको आंदोलनजीवी कहा, उनको किस किस शब्दों से आपने अलंकृत किया, वो भी प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा। ये कहीं ना कहीं गरिमा के विपरीत जाकर के जो अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखा। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से चिन्हित कर लिए कि किन किन क्षेत्रों में किन किन वोटर्स का नाम काटना है। आप अपने बीएलए के माध्यम से उन लिस्टों को कहीं ना कहीं छांट करके अलग कर लिए हैं, और उसके बाद आप वोट रिवीजन के नाम पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, और जिस तरह से तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, ये अधिकार यात्रा में जो लोगों का समर्थन और विश्वास। यात्रा पे भी हम लोग आते हैं, लेकिन मैं एक सवाल मेरा इन्हीं बातों में से, आप चुनाव आयोग को चुनाव आयोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी देश की जनता कह रही है। टीएन शेषन भी चुनाव आयोग थे, लिंगदो भी चुनाव आयोग थे, एस वाई कुरैशी भी थे, और सारे चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा आपने देखा है? हम पूछना चाहते हैं कि जब हम ज्ञानेश गुप्ता जी से सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निकल करके क्यों बयान देते हैं, जनता दलियों के प्रवक्ता निकल करके क्यों बयान देते हैं? इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं देश और देश की जनता को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, और इसमें चुनाव की जगह कहीं ना कहीं चुनने का भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहले वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर को चुन रही है। यही एक फ़र्क आ गया है इस सरकार के माध्यम से जो रिवीजन के कार्य चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, रिवीजन का मतलब क्या होता है? डिलीशन भी होता है, एडिशन भी होता है। लगभग 50 दिन हो गए, इस 50 दिन में एक भी व्यक्ति को आपने एडिशन नहीं किया। क्या 18 वर्ष की उम्र के प्राप्त वाले व्यक्ति कोई भी नहीं आए? इसी से समझ में आता है कि किस तरह का रिवीजन का कार्य चल रहा है। ये रिवीजन नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पक्षपात है, और कहीं ना कहीं वोटर्स के अधिकार को छीना जा रहा है जो गरीब शोषित वंचित है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 65 लाख लोगों में एक भी नाम घुसपैठिए के नहीं आए। इसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करना चाहती थी उस राजनीति के चक्रव्यूह में स्वयं फंस गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी इससे निकलने का रास्ता और अवसर तलाश करना चाहती है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जब राहुल गांधी जी सवाल करते हैं, जब तेजस्वी जी सवाल करते हैं, तो उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। इसी से समझ में आता है कि चुनाव आयोग को किस तरह से चुनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या, अभी चुनाव आयोग का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सीधा कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर राहुल गांधी अपनी या तो माफ़ी मांगे या फिर अपना हल्फनामा दें, वरना एक्शन होगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस वार्ता किया, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा कि ना हम पक्ष हैं ना विपक्ष हैं, हम समकक्ष हैं। लेकिन उनका एक्शन क्या बता रहा है? आप कह तो रहे हैं बहुत आसानी से, लेकिन उस पर अमल और टिके रहना बड़ा मुश्किल काम है।
जब आप ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दें, 7 दिनों के अंदर देश के लोगों से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इस पर एक्शन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, इसी तरह का आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लगाया और उन्होंने भी वही बातें कही जो राहुल गांधी जी ने कहा। उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों के क्षेत्र का नाम लिया और उनके संबंध में इस तरह की बातें कही, और जबकि राहुल गांधी जी ने एविडेंस के साथ बातें कही। लेकिन आप एक व्यक्ति को तो इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन सत्ता पक्ष वाले को आप एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं और चुनाव आयोग किस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट के अनुसार कार्य कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। पहली बार आप देखे होंगे कि चुनाव आयोग की भाषा ऐसा लगा कि किसी पार्टी के नेता की भाषा है। चुनाव आयोग की भाषा इस तरह से नहीं होती है, ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और चुनाव आयोग जो निजता की बात करते हैं कि महिलाओं का हम फोटो नहीं दे सकते हैं, महिलाओं का हम वीडियो नहीं दे सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि जब वोटर्स वोट के दिन जाते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं, बड़ी संख्या में होती हैं, तो उनके वीडियो, उनके क्लिप आप भी दिखाते हैं, चुनाव आयोग भी दिखाता है, सारे लोग दिखाते हैं। और चुनाव आयोग के नियम में लिखा हुआ है कि सीसीटीवी के फुटेज 45 दिनों के अंदर दिखाना अनिवार्य है। तो फिर आप इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? निजता के बात में किस तरह से आप मामले को डाइवर्सन करना चाहते हैं, ये सभी लोगों को पता चल चुका है। अब देश की जनता भी कहने लगी है कि ये जो चुनाव आयोग है कहीं ना कहीं हम लोगों को अब चुनने का कार्य कर रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अच्छा, सत्ता पक्ष वाले, बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं लगातार कि राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं वो लोग, आपके नेता तेजस्वी यादव को वो नोबी फेल कहते हैं, कि दोनों मिलकर के ये रैली निकाल रहे हैं, इनसे होगा कुछ नहीं, बिहार की जनता ने इनकी हवा निकाल दी है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, आप राहुल जी को जिन शब्दों से अलंकृत कीजिए, लेकिन राहुल नहीं कर रहे, हम नहीं, मतलब आपका नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ही नाम ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे राहुल जी को या तेजस्वी जी को जिन शब्दों से अलंकृत करें, लेकिन इन दोनों नेताओं के जोड़ी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया, जो नरेंद्र मोदी स्वयं को मास्टरमाइंड कहा करते थे कि देश की राजनीति हमारे अनुसार चलती है, वो अब कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने सवाल खड़ा किए थे, उसको कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना, और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता बिहार के SIR के मामले पर जो दिशा निर्देशन जारी किए कि इसमें आधार कार्ड को शामिल कीजिए, आप 65 लाख वोटर्स के नाम को बूथवार प्रकाशित कीजिए, इनको मजबूरन प्रकाशित करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाह कर भी बचा नहीं पाए। यही दोनों व्यक्ति के कारण ने इस तरह का मामला आ गया कि आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, चुनाव आयोग बैकफुट पर है, और देश का लोकतंत्र फ्रंट फुट पर है, और देश की जनता फ्रंट फुट पर आकर के बिहार और बिहार की जनता के साथ जिस तरह से तेजस्वी जी और राहुल जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये बिहार की राजनीति की ओर ले जाने का काम करेगा। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का कारक बनेगा, और जो वोट चोरी करके सत्ता में विराजमान हुए हैं, बिहार चुनाव के बाद उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। आप प्रधानमंत्री को वोट शेयर करें? देखिए, प्रधानमंत्री जी अब प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन में है, चूँकि हर जगह वो फेल हो रहे हैं, हर मुद्दे पर उनको कहीं ना कहीं घिरना पड़ रहा है। जो व्यक्ति जब घिर जाता है तो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो गिर गए हैं। आप देख लीजिए ना, नितिन गडकरी जी उनके नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, RSS उनके नेतृत्व को चैलेंज कर रहा है। अब RSS की तारीफ आप स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब देश की आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी तारीफ की जगह RSS की तारीफ करने लगे, तो इसी समझ लीजिए कि उनकी सत्ता हिल चुकी है, किसी दिन भी भरभरा करके गिर जाएगी। लोग तो बब्बर शेर कहते हैं भाई, अब किस तरह का मामला है उनका,
किस तरह के वो शेर हैं कि एक कागज़ के टुकड़े को देख करके भी डर जाते हैं। बिहार के अंदर जनता की अदालत में आपकी पार्टी क्या करने के लिए जा रही है? देखिए, हम जनता की अदालत में जनता के बीच मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। हमारा मुद्दा है बिहार में जो नौकरी और रोज़गार है, जो हमने हमेशा मतलब प्राइम मुद्दा रखा है। क्योंकि नफ़रत की राजनीति को समाप्त करने के लिए आप नौकरी और रोज़गार की राजनीति से इनको समाप्त कर सकते हैं। ये लोग जुमलाबाज हैं, जुमलाबाजी करके हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार की बात किए। 11 साल हो गए, 22 करोड़ इनको नौकरी रोज़गार देना चाहिए था, इन्होंने दिया 8.5 लाख के करीब। जबकि तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़ करके आए। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सर्किट से जोड़ने के लिए जापान की यात्रा किए। जापान सरकार से बात करने के बाद जो बहुत सर्किट से आज बिहार जुड़ रहा है, ये तेजस्वी जी का ही कमाल है। IT सेक्टर से हमने जोड़ने का काम किया। हमने जो महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए माई बहन मान योजना के तहत उनको आर्थिक न्याय देने के लिए 2,500 रुपया देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 20 सालों में नीतीश सरकार 400 रुपये ही दे रही थी, हमने 1500 रुपये जब देने की घोषणा की तो हमारे पीछे नकलची सरकार 1100 रुपये देने पर सहमत हुए। जब हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की तो ये 125 यूनिट देने पर सहमत हुए। ये नकल तो करते हैं लेकिन अपना अकल नहीं लगा पाते। और बिहार की जनता तो अब स्पष्ट रूप से कहती है कि तेजस्वी जी में विज़न भी है, मिशन भी है। तो हम विज़न वाली सरकार बनाएंगे और तेजस्वी जी के नीतियों पर जब ये सरकार कहीं ना कहीं चल रही है तो हम उनके नेतृत्व को ही मजबूत प्रदान करेंगे, जिसकी नीति को खटारा सरकार स्वीकार कर रही है। तो तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और आने वाले समय में ये विश्वास और मजबूत होगा। और इस वोट रिवीजन आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि बिहार की जनता जिस तरह से इन लोगों को खदेड़ना शुरू करेगी, इन लोगों को बचने का उपाय नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक अभी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आए हैं तो लोगों को ये बरगला करके रोके हुए हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल लिस्ट आ जाएगा उसके बाद ये रोक नहीं पाएंगे लोगों के गुस्सा को, और लोगों का जब गुस्सा दिखेगा तो ये क्षेत्र में जाना बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया।